नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नागराज और आप सुन रहे हैं GNS हॉरर स्टोरीज, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, गुजरात के भावनगर जिले की रहने वाली एक लड़की है जिसका नाम राधा है और वह हमारी सब्सक्राइबर भी है। पिछले काफी लंबे समय से वह हमारे चैनल की लगभग हर कहानी को सुन रही है और हर कहानी को सुनने के बाद वह कमेंट भी किया करती है। पिछले कुछ दिनों से हमें वह लगातार कमेंट कर रही थी कि सर, मुझे भी अपनी एक कहानी लोगों तक पहुंचानी है, और उनकी इस कमेंट को मैं काफी लंबे समय से नोटिस कर रहा था। इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना उनकी इस फरमाइश को पूरा कर ही दिया जाए। जब मैंने उनकी इस फरमाइश को पूरा करने की सोची और उनसे उनकी वह कहानी सुनी, तो उस कहानी को सुनकर मुझे एक पल के लिए तो विश्वास ही नहीं हुआ कि क्या कभी किसी नेगेटिव एनर्जी का इतने लंबे समय तक किसी इंसान के जीवन में असर रह सकता है। तो ऐसा क्या था राधा की उस कहानी में, जिसे सुनने के बाद मैं इतना सोचने पर मजबूर हो गया। यह आज आपको इस कहानी में जानने को मिलेगा। लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले, जैसा कि मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूं कि वैसे तो आप लोगों ने बहुत सी हॉरर कहानियां सुनी होंगी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की हमारी यह कहानी सुनकर आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। बस मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नजदीकियां बढ़ जाएगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो ज्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आज की हमारी कहानी गुजरात के भावनगर जिले की रहने वाली राधा की है। तो चलिए अब यह कहानी राधा के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम राधा है और जब यह घटना मेरे साथ हुई उस वक्त मैं काफी छोटी हुआ करती थी। लेकिन जब यह घटना मेरे साथ हुई तब मुझे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि इस घटना का असर पूरे जीवन भर मेरे ऊपर रहेगा। दरअसल यह बात उन दिनों की है जब हमारे गांव में एक बावड़ी हुआ करती थी और गांव के लगभग सभी लोग उस बावड़ी से पीने का पानी अपने अपने घरों में लेकर जाते थे। उस टाइम पर नल पाइप की कोई सुविधा नहीं थी, तो गांव की सभी महिलाएं मिट्टी के घड़े लेकर ही बावड़ी पर पानी भरने के लिए आती थी। हमारे गांव में जो बावड़ी थी वह ज्यादा बड़ी नहीं थी, वह काफी छोटी बावड़ी थी और उसमें जो पानी का स्तर था वह भी काफी ऊपर था, जिसकी वजह से गांव की महिलाएं बिना किसी की मदद के बावड़ी के ऊपर लटकी रस्सी और बाल्टी से खुद ही पानी निकाल लेती थी। मेरे घर से भी मेरी माँ और दादी उस बावड़ी पर पानी लेने के लिए जाती थी और उस वक्त मैं काफी छोटी थी, इसीलिए बचपन में मुझे भी उनके साथ पानी भरने जाने की काफी इच्छा थी। इसीलिए मेरी दादी ने मुझे एक छोटा मटका लाकर दे रखा था, जिसको सिर पर रखकर मैं अपनी माँ और दादी के साथ उस बावड़ी में पानी लेने के लिए जाती थी। अब कुछ दिनों बाद जैसे ही मैं बड़ी होती हूँ तो मेरे घर वाले मुझे आगे की पढ़ाई करने के लिए गाँव से दूर शहर भेज देते हैं। अब मैं अपने गाँव और माँ बाप सभी चीजों को छोड़कर वहाँ से बहुत दूर शहर आ जाती हूँ। लेकिन जैसे ही कुछ सालों बाद मेरी पढ़ाई पूरी होती है तो मैं वापस अपने गांव जाने की प्लानिंग करने लगती हूँ। जिस दिन मैं अपनी पढ़ाई करने के लिए अपने गांव से शहर आई थी, उस दिन से लेकर इतने सालों तक मैं एक बार भी अपने गांव नहीं गई थी। इसी वजह से मुझे मेरे गांव की बहुत ज्यादा याद आ रही थी। अब जिस दिन मैं अपने गांव पहुंचती हूँ तो गांव में अपने घर जाते वक्त उन गांव के गलियारों से गुजरते हुए मुझे वह बावड़ी भी दिखाई देती है जिस पर मैं बचपन में पानी भरने के लिए जाया करती थी। उस बावड़ी को देखकर मैंने तभी मन ही मन में सोच लिया था कि मैं आज घर पहुंचते ही सबसे पहले इस बावड़ी पर अपनी माँ और दादी के साथ पानी भरने के लिए आऊंगी। इसके बाद मैं अपने घर पहुंचती हूँ और सभी लोगों से मिलने के बाद मैं अपनी माँ से कहती हूँ कि चलो ना माँ, उस बावड़ी से पानी भर कर लाते हैं। अभी मैंने माँ से इतना कहा ही था कि तभी अचानक से माँ मेरे ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगती है और वह मुझसे कहती है कि आगे से नाम भी मत लेना उस बावड़ी का, और यह बात अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल देना कि उस बावड़ी पर पानी भरने के लिए या फिर किसी भी काम के लिए जाना है। माँ का यह रवैया देखकर मुझे एक पल के लिए तो बहुत बुरा लगा। मैंने सोचा कि मैं इतने सालों बाद अभी अभी तो उन लोगों के पास गाँव आई हूँ और मेरे आते ही वह मुझ पर इतना गुस्सा कर रही है। उसके बाद जब शाम के वक्त मैं अपनी दादी के पास बैठी हुई थी तब मैंने मेरी दादी से पूछना चाहा और उनसे कहा कि दादी, अब आप लोग उस बावड़ी पर पानी लाने के लिए नहीं जाते हो क्या? तब मेरे मुंह से यह बात सुनते ही माँ से भी 3 गुना ज्यादा गुस्सा दादी करती है
और वह मुझसे कहती हैं कि आज तो उस बावड़ी का अपने मुंह से नाम ले लिया है। अगर दोबारा तुम्हारे मुंह से उस बावड़ी का नाम सुन भी लिया तो तुम्हें उसी टाइम वापस शहर भेज दूंगी। अब दादी के मुंह से भी यह बात सुनकर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उस बावड़ी का नाम सुनते ही सबका रवैया इतना जल्दी बदल क्यों जा रहा था। मुझे लगा कि शायद उस बावड़ी के चक्कर में किसी से लड़ाई हो गई होगी। पहले भी जब हम लोग उस बावड़ी पर पानी लाने के लिए जाते थे तो माँ और दादी की गांव की कई महिलाओं से पानी भरने के चक्कर में बहसबाजी होती रहती थी और यह उस वक्त आम बात थी। तो उस वक्त भी मैंने यही सोचा कि शायद किसी से लड़ाई हो गई है और इसी वजह से माँ और दादी उस बावड़ी का नाम सुनते ही इतना ज्यादा गुस्सा हो रही है। दरअसल जब मैं इस गांव से शहर में पढ़ने के लिए गई थी और जब उस शहर से वापस अपने गांव लौटी थी तो इस बीच लगभग 12 साल का समय बीत चुका था। तो इस बीच गांव में क्या हुआ मुझे इसका कोई भी अंदाजा नहीं था और उस बावड़ी के साथ क्या हुआ था मुझे उसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं थी। मैंने तो सिर्फ अपने दिमाग में यही सोच लिया था कि शायद पानी भरने के चक्कर में घर वालों की किसी से लड़ाई हो गई है और इसीलिए अब वो लोग उस बावड़ी पर पानी भरने के लिए नहीं जाते हैं। तभी मेरे दिमाग में बैठे बैठे ख्याल आया कि अगर घर वालों की किसी से उस बावड़ी पर पानी भरने की वजह से लड़ाई हो गई है तो मैं दिन के समय उस बावड़ी पर पानी भरने के लिए नहीं जाऊंगी, बल्कि मैं रात के समय उस बावड़ी पर पानी भरने के लिए जाऊंगी, क्योंकि रात के समय तो सभी लोग अपने अपने घरों में सोए रहते हैं और उस वक्त मुझे कोई भी उस बावड़ी से पानी भरते हुए नहीं देखेगा। अभी यही सोचकर मैं रात होने का इंतजार करने लगती हूँ, क्योंकि मेरे अंदर उस बावड़ी से पानी भरकर लाने की इतनी ज्यादा इच्छा हो रही थी कि आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि मैं शहरी जीवन से काफी ज्यादा ऊब चुकी थी और अब मैं अपने बचपन को फिर से जीना चाहती थी, गांव की उन यादों को फिर से ताजा करना चाहती थी। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरे जाने के बाद गांव में इतना कुछ बदल चुका था कि जिसके बारे में मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था और ना ही मुझे इस बात का जरा भी अंदाजा था कि मैं रात को अकेली उस बावड़ी पर पानी भरने जाने की प्लानिंग करके अपने जीवन की कितनी बड़ी गलती करने जा रही थी। अब जैसे ही रात होती है और सभी लोग खाना खा लेते हैं तो मैं अब सभी लोगों के सोने का इंतजार करने लगती हूँ और रात के लगभग 11 बजे तक घर के सभी लोग सो जाते हैं। उसके बाद मैं चुपके से अपने बिस्तर से उठती हूँ और घर के बाहर जाकर हमारे घर में जो मटका रखा हुआ था उसे उठाकर अपने घर से उस बावड़ी की तरफ निकल पड़ती हूँ। अब जब मैं अपने घर से उस बावड़ी की तरफ पानी भरने के लिए जा रही थी तो उस वक्त तक पूरा गांव सो चुका था और गांव में चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा पसरा हुआ था। जब मैं छोटी थी उस वक्त तो मुझे रात के समय घर से बाहर निकलने में बहुत ज्यादा डर लगता था, लेकिन शहर जाने के बाद मेरा डर निकल चुका था, क्योंकि शहर में तो दिन के बजाय रात के समय ही ज्यादा चहल पहल होती है और हम लोग दिन से ज्यादा रात के समय ही शहर की गलियों में घूमा करते थे। तो इसी वजह से उस वक्त मुझे उन गांव की गलियों से गुजरते हुए जरा भी डर का एहसास नहीं हो रहा था। मेरे घर से पैदल चलकर उस बावड़ी तक जाने की दूरी यही कोई 10 मिनट की थी। कुछ ही देर बाद मैं उस बावड़ी के पास पहुंच जाती हूँ, लेकिन उस बावड़ी को देखकर मुझे कुछ अजीब सा लगने लगता है। जब मैंने उस बावड़ी को गौर से देखा तो उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कई दिनों से यहाँ पर कोई भी पानी भरने के लिए आया ही ना हो, क्योंकि उस बावड़ी के चारों तरफ बिल्कुल सूखा था और वहाँ पर बिल्कुल सूखे और कांटेदार पौधे उगे हुए थे। अब एक पल के लिए मैंने उस बावड़ी के पास खड़े होकर चारों तरफ अपनी नजर घुमाई तो मुझे एक बात बहुत ज्यादा अजीब लगी कि उस बावड़ी के अगल बगल में जितने भी घर थे वह अब बिल्कुल खाली और सुनसान पड़े थे, उनमें कोई भी नहीं रहता था। फिर जब मैंने इस चीज को भी नजरअंदाज करके अपने कदमों को बावड़ी की तरफ बढ़ाया तो मैंने देखा कि उस बावड़ी की जो रस्सी थी वह काफी ज्यादा गल चुकी थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कई दिनों से इसे किसी ने काम में ही ना लिया हो और उस पर जो बाल्टी बंधी हुई थी उस पर भी काफी ज्यादा जंग लग चुकी थी। यह देखकर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। इस बावड़ी से तो लोग रोजाना पानी ले जाते हैं, तो फिर इस बाल्टी पर इतनी ज्यादा जंग कैसे लगी हुई है। उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कई दिनों से उसे पानी में डुबोया ही ना गया हो। जब मैंने उस बाल्टी को अपने हाथ में उठाया तो उस खाली बाल्टी में मुझे बहुत ज्यादा वजन लग रहा था। तभी मैंने सोचा कि जब हम लोग पहले पानी भरने के लिए आते थे तब तो इस बाल्टी में इतना ज्यादा वजन नहीं हुआ करता था, लेकिन आज मुझे यह बाल्टी इतनी ज्यादा भारी कैसे लग रही है।
ऐसा लग रहा है जैसे यह पानी से भरी हुई हो। अभी मैं उस बाल्टी को उठाकर यह सब सोच ही रही थी कि तभी मुझे मेरे कानों में किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है और उन कदमों के साथ साथ मुझे पायल के छन छन की आवाज भी सुनाई देने लगती है। ऐसा लग रहा था कि जो कोई भी उधर चलकर आ रहा था उसने पायल पहन रखी हो, और पायल तो सिर्फ कोई लड़की या महिला ही पहन सकती है। तभी मैं कुछ देर वहां पर रुककर वह जो कोई भी उधर आ रही थी उसके आने का इंतजार करती हूँ, लेकिन मुझे मेरे कानों में सिर्फ छन छन पायल की आवाज ही सुनाई देती है, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं आता है। तभी अचानक पता नहीं मुझे क्या होता है कि जब मैंने चारों तरफ अपनी नजर को घुमाया और उस माहौल को देखकर पता नहीं अचानक से मुझे थोड़ा थोड़ा डर लगने लगता है। वह रात का घना अंधेरा, वह सुनसान पड़ी बावड़ी और उसके साथ ही वह खाली वीरान पड़े पुराने मकान, और वह मेरे कानों में सुनाई देती पायल की छन छन की आवाज अब मुझे डरने पर मजबूर कर रही थी। अब जैसे जैसे मेरे डर का स्तर बढ़ रहा था वैसे वैसे ही मेरे शरीर से पसीने की बूंदें भी निकलने लगी थी, और तभी मैंने सोचा कि मैं फटाफट अपने मटके में पानी भरकर यहाँ से निकलती हूँ। इसके बाद मैंने उस बाल्टी को उस बावड़ी में नीचे की तरफ पानी भरने के लिए डाला, और जब मुझे उस बाल्टी की पानी में डूबने की आवाज मेरे कानों में सुनाई देती है तो फिर मैं उस रस्सी को ऊपर की तरफ खींचने लगती हूँ, लेकिन मेरे पूरे शरीर की ताकत लगाने के बावजूद भी मैं उस रस्सी को एक हाथ भी ऊपर नहीं खींच पा रही थी। मुझे लगा कि ऐसा क्या हो गया है जो यह पानी की बाल्टी ऊपर ही नहीं आ रही है। मेरे बार बार कोशिश करने के बावजूद भी वह पानी की बाल्टी जरा भी ऊपर नहीं आ रही थी। तभी मैंने एक बार नीचे उस बावड़ी में झुककर देखने की सोची, और जैसे ही मैंने नीचे की तरफ झुककर उस बावड़ी के अंदर देखा तो उसके अंदर झांकते ही मेरी तो हालत ही खराब हो जाती है। मेरी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह मैं मेरी आंखों के सामने क्या देख रही हूँ। मेरे हाथ पैर कंपन करने लगे थे और मेरे शरीर से अब दुगनी रफ्तार से पसीना निकलने लगा था, क्योंकि जब मैंने उस बावड़ी के अंदर झांका तो मैंने देखा कि जो बाल्टी मैंने पानी भरने के लिए उस बावड़ी के अंदर डुबा दी थी, उस बाल्टी की रस्सी से एक औरत लटककर ऊपर की तरफ आ रही है, और वह औरत दिखने में बहुत ही ज्यादा डरावनी लग रही थी। उस वक्त चारों तरफ काफी ज्यादा अंधेरा था, इस वजह से मुझे ज्यादा कुछ तो साफ साफ दिखाई नहीं देता है, लेकिन मुझे उसका चेहरा बिल्कुल अच्छी तरीके से दिख रहा था, क्योंकि उस घने अंधेरे में उसकी वह सफेद सफेद आंखें काफी ज्यादा चमक रही थी। जब मैंने गौर से उसके चेहरे की तरफ देखा तो मुझे दिखा कि उसकी दोनों आंखों के बीच का जो काला कांच है वह गायब था, और उसकी आंखें बिल्कुल अंडे की तरह सफेद थी, और वह उस अंधेरे में काफी ज्यादा चमक रही थी। इसके साथ ही उसका चेहरा काफी ज्यादा गला हुआ था। उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह काफी दिनों से किसी चीज के नीचे दबकर सड़ चुका हो, और उसके जो होंठ थे वह काफी ज्यादा फूल चुके थे और उनमें सफेद सफेद पानी भरा हुआ नजर आ रहा था। अब मैं एकटक उस औरत की तरफ देखे जा रही थी, और वह धीरे धीरे रस्सी से खिसक के हुए ऊपर की तरफ आ रही थी। अब मेरे जो डर का स्तर था वह 7वें आसमान पर था, और मैं वहां से भागना चाहती थी, लेकिन मैं चाहकर भी वहां से भाग नहीं पा रही थी, क्योंकि जब मैंने वहां से भागना चाहा तो मेरे शरीर में कोई हलचल ही नहीं हुई। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरा शरीर वहीं पर जम गया हो। मैं तो जैसे नीचे झुककर उस बावड़ी में देखने के लिए जिस पोजीशन में हुई थी उसी पोजीशन में वहीं पर वैसे की वैसे ही रह गई थी, चाहकर भी वहां से इधर उधर हल भी नहीं पा रही थी। तभी मैंने जोर से चिल्लाना चाहा, लेकिन मैं चाहकर भी नहीं चिल्ला पा रही थी, क्योंकि जब मैंने चिल्लाने की कोशिश की तो मेरे हलक से आवाज ही नहीं निकल रही थी, और अब वह औरत धीरे धीरे खिसकते हुए मेरे काफी ज्यादा करीब आ चुकी थी। अब उसके और मेरे बीच में बस कुछ ही फीट की दूरी बची थी। अभी मैं एकटक उसकी तरफ देखे ही जा रही थी कि तभी मुझे मेरे कानों में फिर से वही पायल की छन छन की आवाज सुनाई देने लगती है, और इस बार उस आवाज को सुनकर मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई दौड़कर मेरी तरफ आ रहा हो। अभी मैंने उस एहसास को ठीक से महसूस भी नहीं किया था, तभी किसी ने एक जोर की लात मेरी कमर पर मारी, और मैं पहले से ही उस बावड़ी की तरफ झुकी हुई थी, तो उसके लात मारने की वजह से मैं धड़ाम से उस बावड़ी के अंदर गिर जाती हूँ। लेकिन गिरते वक्त उस बावड़ी में जो बाल्टी की रस्सी थी वह मेरे हाथ में आ जाती है, और उसे मैं पकड़ लेती हूँ। लेकिन जब मैं उस बावड़ी के अंदर गिरती हूँ तो मैं उस औरत से काफी ज्यादा ऊपर होती हूँ, जो मेरे से पहले ही उस रस्सी से लटककर धीरे धीरे ऊपर की तरफ आ रही थी।
मैं तो उस बाल्टी में सिर्फ 1-2 हाथ ही नीचे लटकी हुई थी। अब मैंने अपने हाथों से उस बाल्टी की रस्सी को कस के पकड़ रखा था, लेकिन धीरे धीरे मेरे हाथ उस रस्सी से फिसल रहे थे और मैं उस औरत की तरफ थोड़ा थोड़ा खिसकते हुए नीचे की तरफ जा रही थी। लेकिन मैं मेरी पूरी कोशिश कर रही थी कि मैं उस रस्सी को वहीं पर पकड़े रखूं और किसी तरह उस बावड़ी से बाहर निकल जाऊं। लेकिन काफी मशक्कत के बाद भी मुझे मेरी यह कोशिश नाकाम होती नजर आ रही थी। अभी मैं अपने आप को उस बावड़ी से निकालने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी मेरे से नीचे उस रस्सी से लटकी हुई वह औरत एक अजीब सी आवाज में हंसने लगती है और मेरी तरफ देखकर एक अजीब सी भारी आवाज में कहती है कि काफी दिनों बाद कोई मेरे झांसे में आया है जिससे मैं मेरा बदला ले सकूं। तुम ही लोगों ने मारा था ना मुझे। मैं किस तरह इस बावड़ी के पानी में तड़प तड़प कर मरी थी, इसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। मैंने आखिर किसी का क्या बिगाड़ा था जो मुझे इतनी दर्दनाक मौत मिली और मेरे इतने चिल्लाने पर भी मुझे बचाने के लिए तुम लोगों में से कोई भी नहीं आया और आज मैं तुम्हें मारकर अपनी मौत का बदला लूंगी। उसकी यह सब बातें सुनकर मुझे यह तो समझ में आ चुका था कि मेरे नीचे यह जो औरत लटकी हुई है यह कोई जिंदा इंसान नहीं है, बल्कि यह किसी औरत की आत्मा है या कोई चुड़ैल या डायन है। और शायद इसी वजह से माँ और दादी मुझे इस बावड़ी पर पानी भरने के लिए मना कर रही थी। उस वक्त मुझे अंदाजा हो गया था कि मैंने उन लोगों की बात ना मानकर कितनी बड़ी गलती कर दी है, लेकिन अब मुझे किसी भी तरह अपने आप को उस मुसीबत से बचाना था। लेकिन उस वक्त उस रस्सी से लटकते हुए मुझे यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मैं अपने आप को इस मुसीबत से कैसे बचाऊं। और समय के साथ साथ मेरे हाथ भी उस रस्सी से धीरे धीरे नीचे की तरफ फिसलते जा रहे थे और इसके साथ ही मुझे इस बात का डर था कि कहीं यह गली हुई रस्सी टूट ना जाए। उसकी हालत देखकर तो ऐसा ही लग रहा था कि यह कभी भी टूट सकती है। अब वह चुड़ैल भी मेरे पैरों तक पहुंच चुकी थी और कुछ ही देर बाद उसने मेरे एक पैर को पकड़ लिया और जैसे ही उसने मेरे पैर को पकड़ा तो उसके पकड़ने का वह स्पर्श मुझे कुछ बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा था। उसके हाथ का स्पर्श ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई जानवर मेरे पैर पर चढ़ गया हो। उसकी वजह से मुझे काफी ज्यादा गुदगुदी हो रही थी और उससे भी कई गुना ज्यादा डर लग रहा था। लेकिन पता नहीं उस वक्त मेरे अंदर इतनी हिम्मत कहां से आ रही थी कि इतना भयानक मंजर देखने के बाद भी मैं उस रस्सी को पकड़कर उस बावड़ी में लटकी हुई थी। अभी वह चुड़ैल धीरे धीरे ऊपर की तरफ खिसक कर मेरे पैर को पकड़ते हुए अपने मुंह को मेरे पैर की तरफ ला ही रही थी कि तभी अचानक मुझे मेरे कानों में किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और जब मैंने उस आवाज को गौर से सुना तो बाहर की तरफ कोई शख्स मेरा नाम लेकर बार बार पुकार रहा था। वह बार बार राधा राधा कहकर पुकार रहा था और जब मैंने उस आवाज को गौर से सुना तो वह आवाज मेरी दादी की थी। दादी की आवाज सुनते ही मुझे यह समझ में आ गया था कि मेरे पास मेरी जान बचाने का यही मौका है। अगर मैंने इस मौके को अपने हाथ से गवा दिया तो मैं अपनी जिंदगी से भी हाथ धो बैठूंगी। तभी मैंने बहुत हिम्मत करके एक बार जोर से चिल्लाना चाहा और उस वक्त पता नहीं कैसे लेकिन मेरे मुंह से आवाज निकल जाती है और मैं जोर से चिल्लाती हूँ कि दादी, लेकिन शायद मेरे चिल्लाने की आवाज दादी के कानों तक नहीं पड़ रही थी। तभी मैं एक बार जोर से पूरी हिम्मत के साथ फिर से चिल्लाती हूँ और इस बार शायद दादी ने मेरी आवाज सुन ली थी। लेकिन जैसे ही मैं दादी को पुकारती हूँ तो मेरे नीचे लटकी हुई वह चुड़ैल मुझे जोर से नीचे की तरफ खींचने लगती है और अजीब तरीके से गुर्राने लगती हैं और मुझसे कहती हैं कि आज चाहे तू कितना ही चिल्ला ले, लेकिन अब तू नहीं बच पाएगी। आज मैं तुझे अपने साथ ले जाकर ही रहूंगी। अभी वह चुड़ैल मुझे वह सब कह ही रही थी कि तभी अचानक मुझे मेरे सर के ऊपर दादी की आवाज सुनाई देती है और जब मैं अपनी गर्दन को ऊपर करके देखती हूँ तो उस बावड़ी के किनारे मेरी दादी खड़ी हुई थी और मेरे साथ यह मंजर होता देख एक पल के लिए तो दादी भी बहुत ज्यादा घबरा जाती है, लेकिन उसके बाद वह किसी तरह हिम्मत करके उस चुड़ैल से कहती है कि अरे चमेली, यह मेरी पोती है, तू इसे कैसे मार सकती है? आखिर इसने तेरा क्या बिगाड़ा है? तभी वह चुड़ैल बहुत जोर से चिल्लाते हुए दादी से कहती है कि तू उस दिन तो बचाने के लिए नहीं आई जिस दिन मैं इस बावड़ी में डूबकर मर रही थी। तुझे पता भी नहीं है कि मैं कितनी चिल्लाई थी उस दिन, लेकिन किसी ने भी मेरी नहीं सुनी। तो फिर आज मैं किसी की क्यों सुनूं? मैं आज इसे अपने साथ लेकर ही जाऊंगी। मैं काफी अकेली हूँ और मुझे अपने साथ कोई चाहिए। तभी मेरी दादी गुस्से में आवाज करके उस चुड़ैल से कहती है कि तू ऐसे नहीं मानेगी ना, रुक, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। तभी दादी अपनी कमर पर बंधी हुई पोटली को खोलती है और उस पोटली के अंदर जो कुछ था
उसको उस बावड़ी के अंदर फेंकती है और जैसे ही दादी उस बावड़ी के अंदर उस चीज को फेंकती है तो वह चुड़ैल धड़ाम से मेरे पैर और उस रस्सी को छोड़कर उस बावड़ी में नीचे की तरफ गिर जाती है। तब तक ऊपर की तरफ शायद दादी के साथ गांव के कुछ और भी लोग आ चुके थे। इसी वजह से धीरे धीरे वह रस्सी अब ऊपर की तरफ खिसक रही थी और जैसे जैसे वह रस्सी ऊपर की तरफ खिसक रही थी तो उस बावड़ी की तलहटी से उस चुड़ैल के बहुत जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। और जैसे ही मैं उस बावड़ी के ऊपर की तरफ पहुंचती हूँ तो मेरी दादी मुझे फटाक से खींचकर उस बावड़ी से बाहर निकाल लेती है। बावड़ी से बाहर निकलते ही मैं दादी के गले लगकर बहुत जोर जोर से रोने लगती हूँ। तभी दादी मुझसे कहती कि तुझे मना किया था ना यहाँ पर आने के लिए, फिर भी क्यों आई तू यहाँ पर। उसके बाद वहाँ पर जो गाँव के लोग मौजूद थे वह हम लोगों से कहते हैं कि आप लोग फटाफट चलिए यहाँ से, इस वक्त यहाँ पर ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं। तभी हम सभी लोग उस बावड़ी से हमारे घर की तरफ जा ही रहे थे कि रास्ते में ही मुझे मेरी माँ मिल जाती है और वह दादी से पूछती हैं कि क्या हुआ। तो दादी उनसे कहती है कि तू घर चल, वहाँ चलकर मैं तुझे सब कुछ बताती हूँ। घर जाने के बाद दादी ने माँ को सारी बात बताई, लेकिन मेरे मन में अभी बहुत से प्रश्न उठ रहे थे कि आखिर वह चुड़ैल कौन थी, वह किसकी आत्मा थी और आखिर वहाँ पर ऐसा क्या हुआ था कि जिसके बाद माँ और दादी अब उस बावड़ी पर पानी भरने के लिए नहीं जाते। तभी मैंने मेरी दादी से यह सभी बातें पूछी और इसके बाद मेरी दादी ने मुझे जो बताया उसे सुनकर एक पल के लिए तो मेरे पैरों तले जमीन ही खिसक गई थी और मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि आज मैं इतनी बड़ी मुसीबत से आखिर बच कैसे गई। दरअसल दादी ने मुझे बताया कि आज से कुछ साल पहले की बात है। पहले की तरह ही उस बावड़ी से सभी लोग पानी लेने के लिए जाते थे, लेकिन एक दिन शाम के वक्त दिन ढलने के बाद गांव की वह औरत जिसका नाम चमेली था वह उस बावड़ी पर पानी भरने के लिए जाती है और जैसे ही उसने उस बाल्टी को उस बावड़ी में पानी भरने के लिए डुबाया तो उस बाल्टी को ऊपर खींचते वक्त पता नहीं कैसे उसका संतुलन बिगड़ा, उसका पैर फिसला या फिर उसके साथ कुछ और हुआ, यह तो किसी को नहीं पता। लेकिन जब वह झुककर उस बाल्टी को खींच रही थी तो मुंह के बल वह उस बावड़ी में गिर जाती है और उसका जो सर था वह उस पानी की भरी बाल्टी में जाकर ही लग जाता है और उसका सर उस पानी की बाल्टी में फंस जाता है। उस रात शायद वह अपने आप को बचाने के लिए उस बावड़ी में काफी तड़पी भी थी, लेकिन उस दिन गांव में किसी की शादी थी और इसी वजह से बैंड बाजे की आवाज में उसके तड़पने और चिल्लाने की आवाज किसी को भी सुनाई नहीं देती है और उस दिन उस बावड़ी में डूबकर उसकी मौत हो जाती है। फिर दूसरे दिन सुबह जब गांव की औरतें उस बावड़ी पर पानी भरने के लिए जाती हैं, तो उन्हें उस बावड़ी में उसकी लाश डूबी हुई मिलती है, जिसके बाद पूरे गांव में यह खबर आग की तरह फैल जाती है। इसके बाद उस रस्सी के बल ही उसी की लाश को उस बावड़ी से बाहर निकाला जाता है और जब उसे ऊपर निकाला गया था तो उसका चेहरा उस पानी की बाल्टी में ही फंसा हुआ था। जब उस बाल्टी को उसके चेहरे से हटाया गया तो उसकी आंखों और उसके चेहरे को देखकर गांव के सभी लोग काफी ज्यादा डर गए थे, क्योंकि उसकी आंखें पूरी तरीके से बाहर निकल चुकी थी और उसका मुंह पूरा का पूरा खुला हुआ था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मरने से पहले वह काफी ज्यादा तड़पी थी। फिर उसके कुछ दिनों बाद तक तो उस बावड़ी से कोई भी पानी लेने के लिए नहीं जाता है, लेकिन तू तो जानती है कि हमारे गांव में पीने के पानी का सिर्फ वही एक स्रोत था, जिसकी वजह से उस बावड़ी से पानी ना निकालने की वजह से गांव में पानी की काफी ज्यादा किल्लत हो गई थी और सभी लोग पीने के पानी के लिए भी बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। जिसके बाद सभी गांव वालों ने तय किया कि उस बावड़ी की एक बार अच्छे से सफाई कर देते हैं और फिर सभी लोग वैसा ही करते हैं। लेकिन सफाई करने के बाद जो कोई भी उस बावड़ी पर पानी भरने के लिए जाता था तो उसके साथ कुछ अजीब अजीब तरह की डरावनी घटनाएं होती थी और एक आध बार तो तेरी तरह ही कुछ लोगों को उस औरत की आत्मा भी दिखाई देती है, जिसके बाद पूरे गांव में यह भय का माहौल बन जाता है कि उस बावड़ी में चमेली की आत्मा है। जिसके बाद धीरे धीरे सभी लोग उस बावड़ी से पानी लाना बंद कर देते हैं, लेकिन पानी लाना बंद करने के बाद भी उस बावड़ी से रात के समय उसके चिल्लाने की काफी ज्यादा आवाजें आती थी और इसी वजह से उस बावड़ी के आसपास के जो घर थे उन लोगों ने भी अपने उन घरों को छोड़ दिया और गांव के बाहर की तरफ जाकर बस गए। दादी के मुंह से यह कहानी सुनने के बाद और मेरे साथ वह हादसा होने के बाद मैं काफी दिनों तक डिप्रेशन में चली गई थी और आज भी मेरे जिस पैर से उस रात वह चुड़ैल लटकी हुई थी, मेरा वह पैर ठीक तरीके से काम नहीं करता है।
अभी भी रात के वक्त कई बार उस पैर में अपने आप ही दर्द होने लगता है। इसका मैंने हर तरीके से इलाज करवाने की भी हर संभव कोशिश कर ली, लेकिन कोई भी फायदा नहीं हुआ। आज मुझे बहुत अफसोस होता है कि काश उस रात माँ और दादी की बात मानकर मैं उस बावड़ी पर पानी भरने के लिए ना जाती। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। फिलहाल चलता हूँ, बस आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, और अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका यह छोटा सा सहयोग हमें आपके लिए ऐसी ही कहानियां लाने के लिए प्रोत्साहित करता है।